दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस अति महत्वपूर्ण क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस एक वीडियो से आपके स्टैटिक जीके में यानी कि जीएस में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में जीएस के सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे हम उन प्रश्नों को भी करने वाले हैं। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक। क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सभी चीजें देखेंगे। आपसे पूछे कि स्थापना कब हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक का, तो 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। कब? 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। और इसमें कौन सा आयोग सिफारिश किया था ये भी आप लोग बताएंगे। तो यंग हिल्टन आयोग इसमें सिफारिश किया था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे, यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे इसे यहाँ पे इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आप लोग बताएंगे इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। आरबीआई का आपसे पूछे कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आपसे पूछे कि इसका पुराना हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो पुराना हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में था। पुराना हेडक्वार्टर कोलकाता में था। और वर्तमान समय में आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वर्तमान समय में वो कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्तमान समय में जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इसके पहले जो गवर्नर थे, आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे उनका नाम क्या था? सर ओसबॉर्न स्मिथ। ये भी एग्जाम में पूछा गया, सर ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। ठीक, और पहले आपसे पूछे कि भारतीय गवर्नर कौन थे। पहले भारतीय यानी कि इंडियन गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर आरबीआई के कौन बने थे, तो इनका नाम क्या था? सीडी देशमुख था। उनका नाम क्या था? सीडी देशमुख था। ये भारत के पहले भारतीय गवर्नर बने थे। और आपसे पूछे कि वर्तमान समय में जो आरबीआई के गवर्नर है उनका क्या नाम है, तो वर्तमान समय में जो आरबीआई के गवर्नर है उनका नाम शक्तिकांत दास है। और ये किस नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के गवर्नर है। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक है भारत का केंद्रीय बैंक। आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना हुई थी। किस आयोग की सिफारिश पे, तो हिल्टन यंग आयोग कमीशन की सिफारिश पे इसकी स्थापना हुई थी। इसके पहले गवर्नर बने थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, इसके पहले गवर्नर बने थे। और पहले भारतीय गवर्नर आपसे पूछे कौन बने थे, तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और पहले वर्तमान समय में गवर्नर कौन है? आरबीआई के शक्तिकांत दास वर्तमान समय में गवर्नर है। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 के दिन। ये भी एग्जाम में पूछा गया कई बार। और बात करें, पुराना हेडक्वार्टर था कोलकाता में और वर्तमान समय में जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? वर्तमान समय में ये मुंबई में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है विश्व का सबसे छोटा देश। कौन सा? वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। ठीक, और सबसे कम जनसंख्या, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश भी कौन सा है? विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश भी कौन है? वेटिकन सिटी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विश्व का आपसे पूछे कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रूस है विश्व का सबसे बड़ा देश है। और बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार, विश्व की चीजें देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछे कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे क्या? पामीर का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, तो ये आप लोग बताएंगे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। क्या? अरब प्रायद्वीप है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। ठीक, और आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, तो आप लोग बताएंगे कि सुंदरवन डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। क्यों इसका सुंदरवन नाम रखा? क्योंकि यहाँ पे सुंदर नामक वृक्ष पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपसे पूछे कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे क्या? माजुली नदी द्वीप है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप है कहाँ पे? ये असम में बना हुआ है, असम में। और किस नदी पे बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश। और विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश पूछे तो आपको यहाँ पे बताना है कि वेटिकन सिटी विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। और सबसे बड़ा देश विश्व का कौन सा है? रूस है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश विश्व का कौन है? भारत है। ठीक,
बात करें विश्व में सबसे ऊंचा पठार कहाँ क्या है, नाम पामीर का पठार। सबसे बड़ा प्रायद्वीप का नाम है विश्व का, उसका नाम क्या है, अरब प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप पूछे अरब प्रायद्वीप। अब बात करें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपसे पूछे तो सुंदरवन डेल्टा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी पे बना हुआ है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपसे पूछे तो माजुली नदी द्वीप कहाँ पे है, असम में है। और किस नदी पे बना हुआ है ये आपसे पूछे तो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया। कौन, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया। आपसे पूछे कि निर्माण इसकी कब हुई, यहाँ पे चार मीनार की निर्माण कब हुई, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1591 में इसका निर्माण हुआ था। 1591 में चार मीनार का निर्माण हुआ था। अब आपसे पूछे यहाँ पे हैदराबाद से आपसे पूछे कि हाईटेक सिटी किसे कहते हैं, भारत का हाईटेक सिटी किसे कहते हैं, तो हाईटेक सिटी भारत का वो किसे कहते हैं, हैदराबाद हुए। हैदराबाद को हाईटेक सिटी कहते हैं। क्यों, क्योंकि चार, यहाँ पे हैदराबाद के बारे में हम लोग क्यों पढ़े हैं, क्योंकि चार मीनार भी कहाँ पे है, ये हैदराबाद में है। कहाँ पे, हैदराबाद में। इस वजह से यहाँ पे रिलेटेड प्रश्न कहाँ से, हैदराबाद से लिए गए हैं। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो भी आप लोग बताएंगे, हैदराबाद मूसी नदी पे। हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे, ये आपसे पूछे कि हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे, तो आप लोग बताएंगे कि आसफ जह थे हैदराबाद के पहले निजाम। कौन, आसफ जह इनका नाम था। आपसे पूछे कि सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे स्थित है, सलारगंज म्यूजियम आपसे पूछे, सलारगंज म्यूजियम आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि हैदराबाद में है सलारगंज म्यूजियम। तो ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। कहाँ पे है ये, हैदराबाद में है। और ये कब बनाया गया था, तो 1591 में इसे चार मीनार का निर्माण कराया गया था। हाईटेक सिटी किसे कहते हैं, तो हैदराबाद को कहते हैं हाईटेक सिटी। हैदराबाद के पहले निजाम का क्या नाम था, तो आसफ जह नाम था हैदराबाद के पहले निजाम का। सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे है, तो हैदराबाद में है सलारगंज म्यूजियम। किस नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, तो मूसी नदी के किनारे आप लोग ध्यान रखेंगे हैदराबाद बसा हुआ है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ऐसे और भी वीडियो पाने के लिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखिए यहाँ पे फिल्म से संबंधित प्रश्न आ गए और कह रहा है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन थी, तो भारत में जो सबसे पहली फिल्म थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। भारत की जो पहली फिल्म थी उसका नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र। और ये कब बना था, ये 1591 में इसे बनाया गया था। और ये कैसी फिल्म थी, ये मूक फिल्म थी। यानी कि मूक फिल्म का मतलब क्या था, इसमें आवाज नहीं थी। मूक फिल्म, भारत की पहली मूक फिल्म पूछे तो भी आप लोग बताएंगे राजा हरिश्चंद्र। और आपसे पूछे कि भारत की पहली फिल्म कौन थी, तो अभी आप लोग बताएंगे राजा हरिश्चंद्र। और ये कैसी फिल्म थी, ये मूक फिल्म थी। ये कब बना था, तो 1513 में बना था। ये 1513 में बना था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत की पहली बोलती फिल्म आपसे पूछे कि कौन थी, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी, तो भारत की पहली बोलती हुई फिल्म का नाम क्या था, तो ये इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, आलम आरा था। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा था। और ये कब बना था, तो ये कब बना था, 1913 में बना था। ये 1531 में बना था। ये दोनों डेट आप लोग याद रखेंगे। और पहली अंग्रेजी फिल्म आपसे पूछे कि भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म का क्या नाम है, तो भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म का नाम क्या है, नूरजहां। इसका नाम क्या है, नूरजहां भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म है। और आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार का यहाँ पे संबंध किस क्षेत्र में है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक, इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार का जो संबंध है वो फिल्म जगत से, किसमें, फिल्म जगत से है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि सत्यजीत रे कौन थे, तो सत्यजीत रे के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सत्यजीत रे के बारे में बात करें, इनका संबंध किससे है, ये फिल्म के निर्देशक थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कौन थे, फिल्म के निर्देशक थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि यहाँ पे ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे होता है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध भी फिल्म से होता है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म से होता है। और पहली ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था, ये भी आप लोग बताएंगे। पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली भारतीय महिला थी भानु अथैया। कौन थी,
भानु अथैया, इन्हें सबसे पहले ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो फिल्म गांधी था उसमें गांधी जी का एक कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं और इन्हें मिलता है ऑस्कर पुरस्कार। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक, गांधी जी का कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए। आप देख लेते हैं प्रश्न, आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन थी? राजा हरिश्चंद्र। कब बनी थी? 1913 में। कब बनी थी ये? 1913 में। और ये कैसी फिल्म थी? ये पहली भारत की मूक फिल्म थी, ठीक, मूक मतलब इसमें आवाज नहीं था। और पहली बोलती फिल्म आराम आरा था और इसका निर्माण कब हुआ था? 1531 में। और पहली अंग्रेजी फिल्म का नाम क्या था? नूरजहां था, भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म का। दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध किससे? फिल्म से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध आपसे पूछे किससे है? तो ये भी फिल्म से है। और सत्यजीत रे का संबंध क्या था? तो फिल्म के डायरेक्टर थे, यानी कि फिल्म के निर्देशक थे, ये पूछा जाता है। और ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला का क्या नाम है? भानु अथैया नाम है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला, फिल्म गांधी के लिए इन्हें ऑस्कर मिला था, ठीक। आपसे पूछे कि भारत में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में जो सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनका नाम क्या है? पवन चामलिंग है। उनका नाम क्या है? पवन चामलिंग है। भारत के सबसे अधिक उम्र तक, अधिक समय तक ये रहने वाले प्रधानमंत्री है। और किस राज्य के हैं? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सिक्किम राज्य के हैं, सिक्किम के हैं। और ये इनका कार्यकाल जो है 24 साल से ये सीएम है, 24 साल तक ये सीएम है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सीएम के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला सीएम की बात करें, आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला सीएम कौन बनी थी? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि सुचेता कृपलानी बनी थी। सुचेता कृपलानी बनी थी भारत की पहली महिला सीएम। और किस राज्य की बनी थी ये पूछे तो यूपी की बनी थी। और प्रथम दलित महिला सीएम कौन थी? भारत की पहली दलित महिला सीएम कौन थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मायावती थी। और ये भी किस राज्य की बनी थी पहली दलित महिला सीएम? ये यूपी की बनी थी, ठीक। और भारत के जो राज्य मंत्री परिषद होता है उसका प्रधान कौन होता है? जो राज्य मंत्री परिषद होता है, जो राज्य मंत्री परिषद होता है उसका प्रधान जो है, उसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, उसका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और सीएम की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? सीएम की नियुक्ति ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो सीएम की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 163 है। और आपसे पूछे कि सीएम अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो ये गवर्नर को सौंपते हैं, यानी कि राज्यपाल को सौंपते हैं, राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान देंगे। तो देखिए, आपसे पूछे कि भारत में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो पवन चामलिंग है। भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री सिक्किम के थे और ये 24 साल तक के सीएम रहे। भारत की पहली महिला सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी है, ये यूपी की बनी हुई थी। और भारत की प्रथम दलित महिला सीएम कौन है? मायावती हैं, बहन मायावती, यूपी की बनी थी। और राज्य मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। और सीएम की नियुक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 163 में, अनुच्छेद नंबर 163 में ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, 163 में। बात करते हैं अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को त्यागपत्र देते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाने जाते हैं। कौन? चित्तरंजन दास को कहते हैं देशबंधु। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये चित्तरंजन दास कौन थे? ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस को तो आप लोग जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस नेताजी। और इनके कौन थे? ये राजनीतिक गुरु थे। कैसे गुरु थे? राजनीतिक गुरु थे, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, राजनीतिक गुरु थे। कौन? ये आपके चित्तरंजन दास। अब बात करते हैं, एक पार्टी थी जिसका नाम क्या था? स्वराज पार्टी। एक स्वराज पार्टी थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। पूछा जाता है इसकी स्थापना कौन किए थे? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास और प्लस मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी स्वराज पार्टी की स्थापना? कहाँ पे हुई थी? ये भी आप लोग याद रखेंगे, इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और बात करते हैं यहाँ पे चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, चित्तरंजन दास की मृत्यु आगे चल के 1925 में हो जाती है, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चित्तरंजन दास को कहते हैं देशबंधु। और इनकी मृत्यु 1925 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस के चित्तरंजन दास ये राजनीतिक गुरु थे। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, कैसे गुरु थे? राजनीतिक गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना होती है 1923 में और इलाहाबाद में इसकी स्थापना होती है। और बात करते हैं यहाँ पे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। किस ताप पर सेल्सियस और फारेनहाइट बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पे, -40 डिग्री पे क्या होता है? तापमान पे सेल्सियस और
फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। अब आपसे पूछे कि परम शून्य ताप किसे कहते हैं, परम शून्य ताप किसे कहते हैं, तो -273 डिग्री सेल्सियस को, -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। और आपसे पूछे कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे तीनों पैमाने में। अगर आपसे डिग्री सेल्सियस में पूछे तो आप लोग बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस, अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछे तो आप लोग बताएंगे 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर आपसे पूछे केल्विन में तो आप लोग बताएंगे 310 केल्विन, ये होता है मानव का टेम्परेचर। और आपसे पूछे कि जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है, जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जल का अधिकतम घनत्व जो होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। और मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट या 310 केल्विन मानव शरीर का तापमान होता है। परम शून्य ताप किसे कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। और जल का अधिकतम घनत्व कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का अधिकतम घनत्व होता है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। और अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, आपसे पूछे कि अशोक चक्र का रंग नीला होता है। आपसे पूछे कि अशोक चक्र किस चीज का प्रतीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे किस चीज का प्रतीक है, तो ये प्रगति और न्याय का प्रतीक है, प्रगति एवं न्याय का प्रतीक है अशोक चक्र, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और अब आगे हम लोग बात करेंगे ये अशोक चक्र कहाँ से लिया गया, तो ये सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये सारनाथ के जो अशोक स्तंभ है वहां से ये हमारा अशोक स्तंभ से अशोक चिन्ह लिया गया है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अशोक चक्र में कितनी तीलियां, 24 तीलियां। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, अशोक चक्र का रंग नीला होता है। और अशोक चक्र का जो सिंबल होता है वो किस चीज का प्रतीक है, प्रगति और न्याय का प्रतीक है। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया, तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। कांसा किस धातु की मिश्र धातु है, तो कांसा तांबा और टीन की मिश्र धातु होती है। तांबा प्लस टीन की ये मिश्र धातु होती है। आपसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील किस धातु की मिश्र धातु होती है, स्टेनलेस स्टील ये किसकी मिश्र धातु होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आयरन क्रोमियम निकिल की ये मिश्र धातु होती है। ये आयरन क्रोमियम और निकिल की ये मिश्र धातु होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आयरन क्रोमियम और निकिल की ये मिश्र धातु होती है। और आपसे पूछे कि जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जर्मन सिल्वर ये कॉपर जिंक और निकिल की होती है। कॉपर इसमें कॉपर जिंक और निकिल मिला के ये बनता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और फ्यूज तार जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, फ्यूज तार ये टिन और लेड का मिश्रण होता है, टिन प्लस शीशे का मिश्रण होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है, तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। और आपसे पूछे स्टेनलेस स्टील किसकी बनती है, तो आयरन क्रोमियम और निकिल मिला के स्टेनलेस स्टील मिलती है। जर्मन सिल्वर आपसे पूछे किससे, तो कॉपर जिंक और निकिल से जर्मन सिल्वर बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्यूज तार टिन और शीशे मिला के बनाया गया है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है, शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसका नाम क्या होता है, स्टेपीज होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। और ये कहाँ की हड्डी होती है, ये मध्य कर्ण की हड्डी होती है, ये मध्य कर्ण की हड्डी होती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम क्या है, फीमर। यानी कि कहाँ की हड्डी है, ये जांघ की हड्डी होती है। कहाँ की, जांघ की हड्डी होती है। और आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो कौन होती है, तो मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो जबड़े की हड्डी होती है। और जबड़े की हड्डी आपसे पूछी कि मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है, मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में पेशियां लगभग 639 पेशियां होती हैं। और मानव शरीर की कुल हड्डी आपसे पूछे कितनी होती है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। ठीक, वयस्क मनुष्य में। और आपसे पूछे कि शिशुओं में कितनी हड्डियां होती है मानव के शरीर में, शिशु में
कितनी हड्डी होती है। तो मानव शरीर में शिशुओं में मानव यहाँ पे शिशु में 300 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक, तो देख लेते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है, मध्य कान की हड्डी होती है। कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 6 हड्डियां। सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? फीमर हड्डी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? जांघ की हड्डी होती है, यानी कि पैर में पाई जाती है। मानव की शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का नाम जबड़े की हड्डी होता है, जो मुख में पाया जाता है। पेशियों की संख्या मानव शरीर में 639 होती है, 639 पेशियां होती हैं। और कुल हड्डी वयस्क मनुष्य में 206 होती है। शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संसार की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो संसार की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है नील नदी। और कहाँ पे ये बहती है? ये अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की ये नदी है। और उद्गम कहाँ से होता है नील नदी का? तो ये भी आप लोग बताएंगे। उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम विक्टोरिया झील से होता है। कहाँ पे? विक्टोरिया झील से होता है। और विक्टोरिया झील से एक रेखा जाती है बीचों बीच से। तो इसको बीच से कौन सी रेखा जाती है? ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भूमध्य रेखा विक्टोरिया झील के बीचों बीच से जाती है, भूमध्य रेखा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी नील नदी की जो लंबाई है, सबसे लंबी नदी है ना, 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बात करते हैं नील नदी को, इसको क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। क्यों मिस्र का वरदान कहते हैं? क्योंकि मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे ही पनपी है। ठीक, अब बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें। विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो हो जाएगा, बड़ी पूछेगा तो इसका जवाब हो जाएगा अमेजन। और अमेजन कहाँ पे बहती है? साउथ अमेरिका में बहती है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका की नदी है। और अमेजन की लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई है 6400 किलोमीटर। अमेजन की लंबाई 6400 किलोमीटर है। और बात करें भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गंगा नदी। गंगा नदी, उसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, संसार की सबसे लंबी नदी पूछे, नील नदी हो जाएगा। और ये अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है? विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। विक्टोरिया झील के बीच से एक रेखा जाती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। बात करते हैं मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? नील नदी को कहा जाता है मिस्र का वरदान। किस नदी को? नील नदी को कहा जाता है मिस्र का वरदान। और विश्व की सबसे बड़ी नदी पूछे तो आप लोग जवाब देंगे अमेजन नदी। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में बहती है। इसकी लंबाई है 6400 किलोमीटर। और जबकि भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो इसका जवाब हो जाएगा गंगा नदी, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये देखिए, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक की ये पुस्तक है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक। और इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक। ठीक, BGT। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक का आप लोग देखेंगे मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम क्या था? केशव था। ये एग्जाम में पूछा गया, इनका मूल नाम केशव था। और इनका एक नारा था जो फेमस है, आप लोग जानते होंगे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम क्या करेंगे? इसे जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो ये नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। और केसरी एक पत्रिका थी केसरी, इसके संपादक आपसे पूछे कि केसरी की संपादक कौन हुए, तो इसके संपादक थे कौन? बाल गंगाधर तिलक थे। बात करते हैं ये कब इसका प्रकाशन? 1881 में। कहाँ से? मुंबई में। और इसकी भाषा कौन सी थी? इसकी भाषा पूछे तो मराठी भाषा में थी। इसकी भाषा मराठी भाषा थी। ठीक, अब आपसे पूछे कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की? संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की? सर्वप्रथम मांग तो 1895 में ही बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि महाराष्ट्र, जो आपका महाराष्ट्र राज्य है, इसमें गणपति उत्सव का शुरुआत किसने करवाया? गणपति उत्सव का शुरुआत किसने करवाया आपसे पूछे। और शिवाजी उत्सव का शुरुआत किसने करवाया? तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिवाजी उत्सव का शुरुआत किसने करवाया? तो ये सभी शुरुआत कराने वाले कौन है? आपके बाल गंगाधर तिलक ही हैं। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। गीता रहस्य की पुस्तक किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य पुस्तक है। उनका मूल नाम क्या था? केशव था। ठीक, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, हम इसे लेकर रहेंगे, ये फेमस नारा किसका है? ये नारा है आपका बाल गंगाधर तिलक का।
और आपसे पूछे केसरी के संपादक कौन है, बाल गंगाधर तिलक, 1881 मुंबई से, ठीक। और इसकी भाषा कौन सी थी, मराठी थी। मुंबई में तो मराठी आप लोग समझ सकते हैं। और सर्वप्रथम संविधान सभा की जो मांग की थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक। और बात करते हैं महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुरुआत करने का श्रेय और आपके शिवाजी उत्सव का शुरुआत करने का श्रेय ये किसे जाता है, बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। तो ये भी आप लोग प्रश्न ध्यान रखेंगे। भारत में प्रथम तेल शोध कारखाना, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, डिगबोई असम में लगाया गया था। डिगबोई कहाँ पे, डिगबोई असम में लगाया गया था, ठीक। ये डिगबोई असम में लगाया गया था। और आप लोग यहाँ पे तेल से संबंधित प्रश्न देखेंगे। आपसे पूछे कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो ये इसका संबंध है खनिज तेल उत्पादन से। किसका, खनिज तेल उत्पादन से है कृष्ण क्रांति का संबंध, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तारपीन तेल कहाँ से पाए जाते हैं, तारपीन का तेल ये कहाँ से निकाले जाते हैं, तो ये आपके चीड़ के पौधे से निकाले जाते हैं, चीड़ के पेड़ से निकाले जाते हैं तारपीन के तेल। और तेल का जो भंडारण है किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तेल का भंडारण ये किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका भंडारण अवसादी चट्टानों में या फिर परतदार चट्टानों में पाया जाता है, परतदार चट्टान में पाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ, डिगबोई में लगाया गया था और असम में। कृष्ण क्रांति का संबंध है खनिज तेल उत्पादन से। और आपसे पूछे तारपीन का तेल कहाँ पे पाया जाता है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये चीड़ के वृक्ष से पाया जाता है, कहाँ से, चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है। तेल का सर्वप्रथम तेल का भंडारण किस चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी और परतदार चट्टानों में पाया जाता है। तो बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का, जबकि भारत में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है, ये 5 वर्ष का होता है। ये अंतर है दोनों जगह का, ठीक। आपसे पूछे कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो इनका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन था अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, ये बने थे, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं उनका निवास स्थान, उनका निवास स्थान कहाँ पे होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको अमेरिका के जहाँ राष्ट्रपति होते हैं और रहते हैं उसको व्हाइट हाउस कहते हैं, उसको व्हाइट हाउस कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य आपसे पूछे कहाँ से लिया गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे अमेरिका से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और बात करते हैं कि बोस्टन चाय पार्टी का संबंध किससे है, बोस्टन चाय पार्टी ये एग्जाम में पूछा जाता है, बोस्टन चाय पार्टी का संबंध किससे है, तो बोस्टन चाय पार्टी ये अमेरिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। किससे, अमेरिका के स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अमेरिका के स्वतंत्रता से संबंधित है। और भारत विश्व में सर्वप्रथम संविधान निर्माण करने वाला देश कौन सा है, सर्वप्रथम संविधान निर्माण करने वाला देश कौन सा है, संविधान निर्माण करने वाला देश तो ये कौन सा है, अमेरिका है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहले राष्ट्रपति अमेरिका के कौन बने थे, जॉर्ज वाशिंगटन बनते थे। मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ से गया है, अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहते हैं, व्हाइट हाउस कहते हैं। बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित है, अमेरिका की स्वतंत्रता से संबंधित है। सर्वप्रथम संविधान का निर्माण करने वाला देश कौन सा है, अमेरिका है। लोहे पे जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो इसका जस्तीकरण किया जाता है। लोहे के जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है, या फिर आपसे पूछे कि गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, गैल्वेनीकरण किया जाता है, गैल्वेनीकरण किया जाता है, या फिर आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। ये सभी एक ही जैसे शब्द, एक इसका मतलब एक ही है। और एक आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जस्तीकरण में किस चीज़ का परत चढ़ाते हैं, किस चीज़ का परत चढ़ाते हैं, तो यहाँ पे जिंक का लेप लगाते हैं, जिंक का लेप लगाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जंग लगने का कारण क्या होता है, लोहे पे जंग लगने का जो कारण होता है वो आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है लोहे में जंग लगने में, ठीक। और लोहे में जंग लगना ये कैसा परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना ये कैसा परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसा, रासायनिक परिवर्तन है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कैसा परिवर्तन है, रासायनिक। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। और लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसमें भार क्या होता है, लोहे में जब जंग लग जाता है तो लोहे का भार क्या होता है, लोहे का भार इंक्रीज कर जाता है। तो ये भी आप लोग
ध्यान रखेंगे कि भार क्या होता है, बढ़ता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और कपड़ों से जंग को हटाने के लिए, कपड़ों से जंग को हटाने के लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं, ये आप लोग बताएंगे। तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं कपड़े से जंग को हटाने के लिए। ठीक, ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि लोहे को जंग लगने का कारण क्या, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्तीकरण किया जाता है या फिर कह लो कि गैल्वेनीकरण किया जाता है या गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, इसमें परत किस चीज की चढ़ाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जिंक का लेप लगाया जाता है। और जंग लगने का, लोहे में जंग लगने का कारण क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगते हैं। और ये लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। और जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन आता है, भार हमेशा बढ़ता है। और कपड़ों में जंग हटाने के लिए कौन से अम्ल का से धुलाई करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल से उसकी धुलाई करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल बाद होता है। ठीक, और राज्यसभा के संबंधित अनुच्छेद कितने में है राज्यसभा, तो अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा के बारे में चर्चा अनुच्छेद 80 में है। और राज्यसभा की जो सदस्य का कार्यकाल होता है, आप लोग बताएंगे कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि ये अस्थायी सदन है, ये कभी विघटित नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है, तो राज्यसभा के जो पदेन सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और भारत का यहाँ पे राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा कि यह कहा गया अनुच्छेद नंबर 64 में। और भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 63 में इसकी चर्चा की गई है। और बात करते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं, कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो ये भी आप लोग बताएंगे। तो इसमें 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा को भंग कौन करता है, ये आप लोग बताएंगे। राज्यसभा को भंग कौन करता है, तो राज्यसभा को कोई नहीं भंग करता है। कौन भंग नहीं, कोई नहीं भंग करता है राज्यसभा को, क्योंकि ये कैसा सदन है, एक अस्थाई सदन है, एक अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता, ये कभी भंग नहीं होता, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बताएंगे क्या राज्यसभा का सदस्य यहाँ पे मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है कि नहीं। तो राज्यसभा का जो सदस्य होता है, वो राज्यसभा का सदस्य वो मंत्री परिषद का सदस्य, मंत्री परिषद में सदस्य बन सकता है। ठीक, ये मंत्री परिषद में सदस्य क्या होता है, बन सकता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है। तो 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्यसभा में हर 2 वर्ष बाद होता है। और राज्यसभा किस अनुच्छेद में, 80 में है राज्यसभा। और सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा के 6 वर्षों का होता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 63 में बताया गया। और जो उपराष्ट्रपति होगा और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये बात बताई गई है अनुच्छेद नंबर 64 में। और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। राज्यसभा को भंग करने का जो कोई भंग नहीं करता, क्योंकि ये राज्यसभा स्थायी सदन है, द्वितीय सदन है, उच्च सदन है। और बात करते हैं राज्यसभा में सदस्यों की मंत्रिपरिषद के सदस्य बन सकते हैं। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है यकृत। और यकृत मानव शरीर की जो सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है यकृत। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि आपसे पूछे कौन सी है, तो यकृत आप लोग ध्यान रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ठीक, तो आपसे पूछे कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम थायराइड है। क्या है, थायराइड है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी और अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। और ये थायराइड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो ये आपके यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं। यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आपसे पूछे कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो ये पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। किसे, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। यहाँ पे लिख देते हैं पीयूष ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि।
और पीयूष ग्रंथि का एक नाम है, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। पिट्यूटरी, इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये स्थित कहाँ होता है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पे स्थित होता है, मस्तिष्क में स्थित होता है, मस्तिष्क में उपस्थित होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, ये आप लोग बताएंगे। रक्त दाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, तो रक्त दाब का नियंत्रण जो है एड्रीनल ग्लैंड्स करता है। कौन सा, एड्रीनल ग्रंथि कहता है। इसे क्या कहते हैं, अधिविक्र बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अंत यकृत ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका जवाब भी हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि यकृत होती है। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि उसका थायराइड नाम है। और थायराइड से कौन सी हार्मोन निकलती है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है थायराइड से, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये मस्तिष्क में उपस्थित होता है, मस्तिष्क में स्थित होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रक्तदाब का नियंत्रण जो है आपका एड्रीनल ग्लैंड्स करता है, रक्तदाब का नियंत्रण, या फिर इसे कहते हैं अधिविक्र। ठीक, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन सा डालता है, कौन डालता है, तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद नंबर 52 में बताया गया, ये आप लोग नोट कर लें। और इसमें चुनाव में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य और फिर राज्यों के जो राज्य होते हैं उसके जो विधानसभा होते हैं उसके कैसे सदस्य वोट करते हैं, इसके निर्वाचित, इन तीनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट करते हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल 21 अनुच्छेद में दिया गया, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल 21 अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद नंबर 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल और राष्ट्रपति का चुनाव कैसी पद्धति होता है, ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और कैसी पद्धति यहाँ पे होती है, अनुपातिक प्रतिनिधि एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा होता है। और ये बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 55 में, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है और फिर ये आपका अनुच्छेद नंबर 55 में बात कही गई है। और लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद कितना, 81, राज्यसभा से संबंधित अनुच्छेद 80 है, और फिर विधानसभा से जो संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 170 में राज्य की विधानसभा दी गई है। ठीक, तो ये सारे प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव में वोट कौन डालता है, तो लोकसभा अनुच्छेद 81 के सदस्य निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को वोट करते हैं। लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की चर्चा, अनुच्छेद 170 में विधानसभा की चर्चा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद नंबर 54 में कहा गया है। और राष्ट्रपति का चुनाव सरल अनुपातिक एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा होता है, अनुच्छेद नंबर 55 में कहा गया है। ठीक, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से दिलीप ट्रॉफी का। आपसे पूछे कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे है, या फिर आपसे पूछे कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ये सारे संबंध किससे, क्रिकेट से है। ठीक, और आपसे पूछे कि LBW का संबंध किससे है, LBW शब्द का संबंध किससे है, तो LBW जो शब्द है। और फिर आपसे पूछे कि चाइना मैन शब्द का शुरू, यहाँ पे चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है, तो ये सारी चीजें अभी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्रिकेट से संबंधित है। किससे, क्रिकेट से ही संबंधित है। और आपसे पूछे कि क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है, क्रिकेट से पिच की लंबाई कितनी होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 22 गज क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है, 22 गज या फिर 66 फीट इसकी लंबाई होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे, क्रिकेट से। LBW शब्द किससे संबंधित है, क्रिकेट से। चाइना मैन शब्द किससे संबंधित है, क्रिकेट से। बात करते हैं पिच की लंबाई कितनी होती है, तो 22 गज या फिर 66 फीट, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रिकेट की पिच की लंबाई होती है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, या फिर सरयू नदी को ही क्या कहते हैं, घाघरा नदी कहते हैं, सरयू नदी का घाघरा नदी कहते हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था, अयोध्या में बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था, तो अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है उसका निर्माण मीर बाकी ने करवाया था। किसने, मीर बाकी ने करवाया था, बाबर ने नहीं, मीर बाकी ने। ये बाबर का ही सेनापति वगैरह कुछ था। और आपसे पूछे कि अयोध्या किस नदी के किनारे, सरयू नदी। आपसे पूछे कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। किसकी,
क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा हुआ है। आपसे पूछे कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नासिक आपका गोदावरी नदी के किनारे, किसकी, गोदावरी नदी के किनारे नासिक बसा हुआ है। आपसे पूछे कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ, किसकी, हुगली नदी के किनारे, गंगा की वितरिका है यहाँ पे। आपसे पूछे कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ, तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है लखनऊ। आपसे पूछे कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है लंदन। आपसे पूछे कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हडसन नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि यहाँ पे अयोध्या किस नदी के किनारे, सरयू नदी या फिर इसे घाघरा नदी कहते हैं। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया अयोध्या में, तो मीर बाकी ने करवाया। उज्जैन किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। नासिक किस नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली नदी। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। और फिर लंदन किस नदी के किनारे है, थेम्स नदी के। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे, हडसन नदी के किनारे स्थित है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में किया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1952 में। और इसकी संस्थापक कौन थे, बीजू पटनायक थे। कौन, बीजू पटनायक थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बीजू पटनायक इसके संस्थापक थे। यूनेस्को के बारे में बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। और इसको यूनेस्को की स्थापना आपसे पूछे कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। कहाँ पे, लंदन में। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, आपसे पूछे कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में दिया गया था। शुरुआत 1952 में। संस्थापक कलिंग पुरस्कार के बीजू पटनायक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनेस्को का, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर। स्थापना कब हुई थी, 16 नवंबर 1945 में लंदन में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, जयपुर की स्थापना किसने किया था, तो सवाई राजा जय सिंह ने, सवाई जय सिंह ने इसकी स्थापना किया था। ठीक, और सवाई जय सिंह कहाँ के राजा थे, ये आमेर के राजा थे। कहाँ के, आमेर के राजा थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे पिंक सिटी किसे कहा जाता है, जयपुर को क्या कहते हैं, पिंक सिटी कहते हैं। इसे पिंक सिटी जयपुर को ही कहते हैं। और आपसे पूछे कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, भारत का पेरिस भी किसे कहा जाता है, जयपुर को ही कहा जाता है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, राजस्थान की राजधानी कहाँ पे है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर में है राजस्थान की राजधानी। हवा महल किसे, हवा महल कहाँ पे स्थित है, तो हवा महल जो है वो कहाँ पे है, जयपुर में ही स्थित है। ठीक, तो ये इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत का सबसे बड़ा सिनेमा कहाँ पे स्थित है, भारत का सबसे बड़ा सिनेमा घर कहाँ पे स्थित है, तो इसका नाम है क्या, राज मंदिर। सबसे बड़ा सिनेमा घर भारत का है, उसका नाम राज मंदिर। और ये कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। कहाँ पे, जयपुर में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि जयपुर की स्थापना सवाई राजा जय सिंह ने किया था। आमेर के राजा थे यहाँ पे सवाई राजा जय सिंह। और पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, जयपुर। हवा महल कहाँ पे स्थित है, जयपुर में। और सबसे बड़ा सिनेमा घर जो है भारत का, वो आपका राज मंदिर है, जयपुर में स्थित है। बात करें चार मीनार का निर्माण, इसके बारे में हम लोग पढ़ा ही। कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया। कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। कब कराया, 1951 में। और इसका निर्माण कहाँ पे हुआ, हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में इसका निर्माण हुआ था। ऑपरेशन पोलो ये किस लिए चलाया गया था, तो हैदराबाद के विलय के लिए, हैदराबाद के विलय के लिए 1948 में इसको 1987 में इसे चलाया गया था। कब, 1987 में ऑपरेशन पोलो के तहत। तो इसको आप लोग बताएंगे कि ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो यहाँ पे कब चलाया गया था, आप लोग बताएंगे। और बात करते हैं यहाँ पे हैदराबाद की, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये मूसी नदी के किनारे। ये कई बार पूछा गया, आपसे पूछे कि बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे है, बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे, तो बेगमपेट एयरपोर्ट आप लोग बताएंगे ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि ये कहाँ पे स्थित है। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे, कुली कुतुब शाह, इसका निर्माण 1591 में हैदराबाद में स्थित है। ऑपरेशन पोलो ये हैदराबाद के लिए चलाया गया था, हैदराबाद के विलय के लिए। आप लोग बताएंगे किस डेट को चलाया गया। और बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे है, हैदराबाद किस नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है।
भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ था और ये भूमि सुधार के संबंधित था, भूमि सुधार से संबंधित था। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? लघु संविधान। लघु संविधान किसे कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में। इसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 3 प्रमुख बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। जो शिक्षा था, शिक्षा, इसको क्या किया गया था? इसको राज्य सूची से निकाल के इसको किस सूची में रखा गया? राज्य सूची से निकाल के इसको समवर्ती सूची में रखा गया। किस सूची में? समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक, शिक्षा को राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में रखा गया। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? एक तो आपका समाजवाद हो गया, एक आप लोग ध्यान रखेंगे अखंडता शब्द जोड़ा गया था, और एक कौन सा आपका धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक, धर्मनिरपेक्ष, ये आपका 3 शब्द जोड़े गए थे। और मौलिक कर्तव्य के बारे में ध्यान रखेंगे, मौलिक कर्तव्य भी इसमें जोड़ा गया था। ठीक, मौलिक कर्तव्य 21 संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A और भाग आपसे पूछे किस भाग में जोड़ा गया था? तो भाग आपके 4 के क में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये रूस से लिया गया। किस समिति के सिफारिश में? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश में। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखेंगे आपसे पूछे कि भारत संविधान में पहला संशोधन 1951 में हुआ, भूमि सुधार से संबंधित हुआ। ठीक, और बात करते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान संशोधन को कहते हैं। तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 को, और ये इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इसके साथ तीन प्रमुख चीजें हुई। पहले शिक्षा से संबंधित थी, ये राज्य सूची से निकाल करके शिक्षा को समवर्ती सूची में जगह दिया गया। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष, ये 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। और मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में एक भी नहीं थे, ऐसे जोड़ा गया यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ऐसे अनुच्छेद 51 के ए में और भाग आपसे पूछे 4 के क में जोड़ा गया। और सर्वाधिक और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। और सर्वाधिक और यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे हुई थी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति। या फिर आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति को क्या कहते हैं? ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। इसका संबंध किससे? दुग्ध उत्पादन से है। आपसे पूछे कि दुग्ध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये आप लोग बताएंगे कि केसिन प्रोटीन पाई जाती है दुग्ध में। आपसे पूछे कि दुग्ध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आपसे पूछे कि लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है दूध में। आपसे पूछे कि गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है? गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला क्यों होता है? हल्का पीला क्यों होता है? तो केसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है। और आपसे पूछे कि जब दूध से दही बनाया जाता है, दूध से दही जब बनाया जाता है तो उसमें कौन सा एंजाइम काम करता है? कौन सा एंजाइम उपयोगी होता है? तो इसके लिए रेनिन नामक एंजाइम उपयोगी होता है। ठीक, और जब दूध से दही बनता है तो उसमें कौन सी यहाँ पे बैक्टीरिया काम करती है, या फिर जीवाणु, आपसे पूछे कौन सी जीवाणु यहाँ पे उपयोगी होता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु यहाँ पे उपयोगी होता है। क्या? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु यहाँ पे उपयोगी होता है। और दूध की शुद्धता का माप किसमें किया जाता है? दूध की शुद्धता का माप आपसे पूछे किसमें किया जाता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लैक्टोमीटर से दुग्ध की माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की माप की जाती है। और दुग्ध में कौन सा एक विटामिन नहीं पाया जाता? दुग्ध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो विटामिन सी क्या है? दुग्ध में नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं आपसे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी वहाँ पे, या फिर श्वेत क्रांति का या फिर ऑपरेशन फ्लड, ये किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसिन प्रोटीन। दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है? तो लैक्टोज नामक शर्करा दूध में पाई जाती है। दूध से दही बनने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो रेनिन नामक एंजाइम सहायक होता है। दूध से दही बनने में कौन सी जीवाणु यहाँ पे कार्य करती है? तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु यहाँ पे सहायक होता है।
और गाय का दूध हल्का पीला होता है, आप लोग देखेंगे तो कैरोटीन के कारण इसका हल्का पीला होता है। और दूध की शुद्धता का माप किसमें किया जाता है? लैक्टोमीटर में दूध की शुद्धता की माप होती है। बात करते हैं विटामिन कौन सा नहीं पाया जाता दूध में, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता, क्योंकि विटामिन सी खट्टा होता है, दूध फट सकता है, इस वजह से विटामिन सी नहीं पाए जाते हैं दूध में। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर और वीडियो को लाइक करें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न पे। किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक, और ये निवासी कहाँ का था? मोरक्को का था। और इसकी पुस्तक थी, यानी कि इब्न बतूता की एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या है? रेहला। ये रेहला नामक पुस्तक एग्जाम में कई बार पूछा गया है, और ये पुस्तक यहाँ पे इब्न बतूता की। अब यहाँ पे देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो ये एक ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ तक, राजधानी को कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। दिल्ली से कहाँ तक ले गया था? दौलताबाद, दौलताबाद ये स्थानांतरित किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दौलताबाद इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम आपसे पूछे तो इसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खा था इसका वास्तविक नाम। ठीक, इसका वास्तविक नाम क्या था? जौना खा था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की आपसे पूछे कि मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ठट्टा में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। और आपसे पूछे कि दीवान ए कोही, दीवान ए कोही ये क्या था? दीवान ए कोही एक कृषि विभाग था। इसकी स्थापना किसने की थी? ये एग्जाम में पूछा गया है कि इसकी स्थापना, दीवान ए कोही की स्थापना एक कृषि विभाग से संबंधित है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी इसकी स्थापना। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि किसके शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता, इंपॉर्टेंट है। और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में इब्न बतूता आया था, और इसकी पुस्तक है फेमस, जिसका नाम क्या है? रेहला। बात करते हैं मृत्यु, यहाँ पे इब्न बतूता की मृत्यु, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे ठट्टा में हुई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जौना खा, और राजधानी इसने कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था। ठीक, और बात करते हैं दीवान ए कोही की स्थापना किसने किया था? दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ये कृषि विभाग से संबंधित था। भारत का सबसे पुराना रेल इंजन का नाम क्या है? तो जो भारत का सबसे पुराना रेल इंजन है उसका नाम है फेरी क्वीन। फेरी क्वीन इसका नाम है। ठीक, और रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये आप लोग बताएंगे, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने यहाँ पे रेल इंजन का निर्माण किया था। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल ये चली थी 16 अप्रैल 1935 को। कब? 16 अप्रैल 1935 को चली थी, 1953 को चली थी भारत में पहली रेल। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये मुंबई से ठाणे तक चली थी। मुंबई से ठाणे तक चली थी। यहाँ पे कितने किलोमीटर की यात्रा? 24 किलोमीटर की यहाँ पे यात्रा तय की थी। और यहाँ पे शासन किसका था? भारत में पहली रेल चली थी तो उस समय शासन किसका था? तो डलहौजी का शासन था। उस समय भारत में डलहौजी का शासन था। और विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? ये भी आप लोग बताएंगे कि विश्व में प्रथम रेल कब चली थी। तो विश्व में प्रथम रेल जो चली थी 1925 में चली थी। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि भारत का पहला चालू रेल इंजन फेरी क्वीन इसका नाम है। रेल इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। रेल इंजन का आविष्कार किसने? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया। और आपसे पूछे कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1953 में चली थी। और यह कहाँ से? मुंबई से ठाणे तक चली थी। 34 किलोमीटर की यात्रा, शुभ मंगल यात्रा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई। विश्व में प्रथम रेल कब चली थी? 1925 में। कब? 1925 में चली थी। और अगला प्रश्न है कि भारत के पहले कानून मंत्री का क्या नाम है? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। बी.आर. अम्बेडकर थे भारत के पहले कानून मंत्री। ठीक, और अब यहाँ पे आपसे पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी तो एग्जाम में पूछा गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। किसने? कौन थे? बी.आर.
अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। हमें प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? टोटल 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य प्रारूप समिति। हेड कौन थे आपके? अध्यक्ष BR अम्बेडकर ही थे। और आपसे पूछे कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो ये 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। और संविधान सभा BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से मिला था? संविधान इस सभा में इनका निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा में इनका निर्वाचन जो है वो मुंबई से हुआ था। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मुंबई से इनका निर्वाचन हुआ था। ठीक, और आपसे पूछे कि संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं? यहाँ पे लिखने का जगह नहीं है। संविधान के जनक कौन कहे जाते हैं? तो संविधान के जनक आपके भी भीमराव अम्बेडकर कहे जाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भीमराव अम्बेडकर संविधान के जनक कहे जाते हैं। ठीक, अम्बेडकर जयंती कब होती है? अम्बेडकर जयंती कब होती है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती होती है। ठीक, इन्होंने संविधान की आत्मा किसे कहा था? तो संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा था। ठीक, संविधान की आत्मा ये अनुच्छेद 32 को कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ठीक, तो देख लेते हैं आपसे साथ में। आपसे पूछे कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति में टोटल सदस्य 7 थे। और संविधान सभा का इनका निर्वाचन संविधान सभा में कहाँ से हुआ था? मुंबई में इनका निर्वाचन होता है। संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो संविधान के पितामह कहे जाते हैं भीमराव अम्बेडकर। और बात करते हैं प्रारूप समिति की अध्यक्ष, इसका गठन होता है 29 अगस्त 1947 को। टोटल सदस्य 7 थे। भीम जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो जब भारत चीन युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध के समय भारत में सबसे पहले आपातकाल की घोषणा 1962 में हुई थी। भारत में कुल आपात कितनी बार लगा था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कुल आपात भारत में कुल कितनी बार लगाया? आज तक 3 बार लगाया। कौन कौन से? सबसे पहले 1962 में भारत चीन युद्ध, फिर 1971 में लगा था, फिर 1975 में लगा था। ठीक, और अब यहाँ पे 3 चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? और राष्ट्रीय आपात आपसे पूछे किस अनुच्छेद में है? और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? और आपसे पूछे कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? तो देखिए आपसे पूछे जब कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो 352 अनुच्छेद में है राष्ट्रपति शासन, 352। और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में? 352 में। और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356 में, और वित्तीय आपात अनुच्छेद नंबर 360 में। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत में आपात की प्रथम घोषणा कब हुई थी? चीन युद्ध के समय भारत में आपातकाल की पहली घोषणा 1962 में हुई थी। भारत में कुल आपातकाल जो है वो 3 बार लगा, 1962, 1971, 1975। तीनों डेट आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद नंबर 352, और वित्तीय आपात है अनुच्छेद नंबर 360, और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर 356। ठीक, आपसे पूछे अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास है। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। और ये किसके दरबार में रहते थे कालिदास? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में कालिदास रहते थे। ठीक, और कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कि मेघदूत किसकी रचना है? और इनकी रचनाओं को पूछा जाता है एग्जाम में, तो मेघदूत किसकी रचना है? तो ये आप लोग बताएंगे कालिदास की। रघुवंशम किसकी रचना है? तो कालिदास की। आपसे पूछे कि ऋतु संहार किसकी रचना है? ऋतु संहार किसकी रचना है? तो कालिदास की। आपसे पूछे कि कुमार संभवम किसकी रचना है? कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कुमार संभवम जो है आपका ये कालिदास की रचना है। ठीक, तो देख लेते हैं आपसे अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। ये किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। मेघदूत किसकी रचना? कालिदास की रचना मेघदूत। रघुवंशम किसकी रचना? कालिदास की। ऋतु संहार किसकी रचना? कालिदास की। कुमार संभवम किसकी रचना है? कालिदास की। ठीक, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मुहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया था। ठीक, कासिम कब आक्रमण किया था? तो 712 में इसने
सर्वप्रथम 712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। और इसने आक्रमण करके सबसे पहले किसे पराजित किया था? तो सिंध के एक राजा थे, सिंध के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? राजा दाहिर। इन्हें पराजित किया था। किसने? राजा दाहिर को इसने पराजित किया था। ठीक। और बात करते हैं भारत में जजिया कर का सबसे पहले प्रारंभ किसने किया था? भारत में जो है जजिया कर का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? तो सर्वप्रथम प्रारंभ किया करने वाला मोहम्मद बिन कासिम ही था। ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं आपसे, आपको पूछे कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया। और किसे पराजित किया था? तो सिंध के राजा दाहिर को इसने पराजित किया था। ठीक। और जजिया कर को सर्वप्रथम प्रचलन करने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जजिया कर का सर्वप्रथम प्रचलन। ठीक। वहाँ पे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। और केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ पे स्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। केंद्रीय श्रमिक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय श्रमिक बोर्ड जो है वो नागपुर में स्थित है। कहाँ पे? नागपुर में स्थित है। और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 मई के दिन मनाया जाता है। रेड क्रॉस के संस्थापक आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इसके संस्थापक आपसे पूछे कि विश्व प्रेस दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व प्रेस दिवस है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाए जाते हैं? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात करें तो ये 3 मई के दिन मनाया जाता है। ठीक। विश्व नर्स दिवस आपसे पूछे कब मनाया जाता है? विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई के दिन मनाया जाता है, 12 मई के दिन। और आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैविक या जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 22 मई के दिन। कब? 22 मई के दिन मनाया जाता है। ठीक। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई और राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस 8 मई और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ये 3 मई के दिन। केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ पे स्थित है? ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। और बात करते हैं कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई के दिन मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई के दिन मनाया जाता है। सेलूकस निकेटर, तो यहाँ पे देखिए सेलूकस निकेटर के बारे में बात करेंगे। तो ये किसका? सेलूकस निकेटर का राजदूत बन के भारत में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। ठीक। मेगास्थनीज आया था ये भारत में सेलूकस निकेटर का राजदूत बन के। ठीक। तो अब बात करते हैं, इसने पुस्तिका लिखी थी एक जिसका नाम क्या था? इंडिका। इंडिका नामक पुस्तिका मेगास्थनीज ने लिखा था। और ये किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। ठीक। और बात करते हैं सेलूकस निकेटर किसका सेनापति था? ये सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का ये सेनापति था। ठीक। सेलूकस निकेटर किसका सेनापति था? ये सिकंदर का सेनापति था। और बात करते हैं सिकंदर, तो सिकंदर के एक गुरु थे। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इनके गुरु का नाम अरस्तु था। और अरस्तु कहाँ के दार्शनिक थे? ये एक यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु कौन थे? एक यूनानी दार्शनिक थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। और यहाँ पे सिकंदर, तो सेलूकस निकेटर की बात करें, इनकी एक पुत्री थी। सेलूकस निकेटर की इनकी एक खूबसूरत पुत्री थी जिसका नाम क्या था? कार्नेलिया। इनकी पुत्री का क्या नाम था? कार्नेलिया। और ये इनकी अपनी शादी, पुत्री की शादी किससे करवा देता है? ये चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य से करवा देता है। कार्नेलिया की शादी किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि सेलूकस निकेटर का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था सेलूकस निकेटर का राजदूत। इसकी पुस्तक का नाम इंडिका। इसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और सेलूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। और अरस्तु एक यूनानी दार्शनिक थे। ठीक। और बात करते हैं इनकी पुत्री, सेलूकस निकेटर की पुत्री का नाम कार्नेलिया था। कार्नेलिया का विवाह किससे हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। किससे? कार्नेलिया का शुभ विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? उड़ीसा का। शास्त्रीय नृत्य कुल 8 होते हैं। एक तो हो गया उड़ीसी, और एक आप लोग याद रखेंगे कथकली। कथकली आप लोग बताएंगे कि कहाँ का है, और मोहिनी अट्टम कहाँ का? कथकली और मोहिनी अट्टम आप लोग ध्यान रखेंगे। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये केरल का शास्त्रीय नृत्य। ठीक। आप लोग ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम
कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कहाँ का? कुचिपुड़ी आपसे पूछे कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आपसे पूछे कि यहाँ पे कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? कथक उत्तर भारत, या फिर आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, उत्तर प्रदेश का। आपसे पूछे कि सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया, तो ये आप लोग बताएंगे कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। आपसे पूछे कि मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ पे 7-8 शास्त्रीय नृत्य हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक, तो आपसे पूछे कि उड़ीसा यहाँ का क्या है? ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक, और 8 शास्त्रीय नृत्य है। एक ये हो गया, और 2 कथकली और मोहिनीअट्टम 3 हो गया, भरतनाट्यम 4 हो गया, कुचिपुड़ी 5 हो गया, कथक 6 हो गया, सत्रिया 7 हो गया और मणिपुरी 8 हो गया। ठीक, तो ये है मोहिनीअट्टम कथक केरल का, यहाँ पे कथकली मोहिनीअट्टम केरल का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, और सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य, और मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। कितना? 20 से 120 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक, और इसका लाल रक्त कणिका, इसका आकार आपसे पूछे कैसा होता है? लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है? तो उभयावतल इसका आकार होता है। कहाँ? उभया होता है और उभयतल होता है इसका आकार। लाल रक्त कणिका का रंग लाल क्यों होता है? लाल रक्त कणिका का रंग जो है लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के बारे में बात करें तो इसमें कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? ये एग्जाम में पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? तो इसमें जो लौह यौगिक पाया जाता है उसका क्या नाम है? हिमैटिन पाया जाता है। कौन सा? हिमैटिन पाया जाता है। ठीक, इसमें लौह यौगिक। और बात करते हैं हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और आरबीसी की कहानी बताएं तो आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अपवाद स्वरूप आप लोग याद रखेंगे, अपवाद स्वरूप 2 ऐसे जीव हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। एक कौन हो गया? एक लामा हो गया और एक ऊंट हो गया। इनके क्या है? इनके जो है आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक, इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। केंद्रक क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं आरबीसी और यहाँ पे लामा और ऊंट के खून में। ठीक, और यहाँ पे आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? आरबीसी की निर्माण की बारे में बात करें तो इसका निर्माण यकृत और यहाँ पे अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। बोन मेरो में इसका निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में। लेकिन जब भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पे होता है? भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत और प्लीहा में इसका निर्माण, यकृत एंड प्लीहा में इसका निर्माण होता है। आरबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। और मृत्यु आपसे पूछे कि कहाँ पे होता है? तो आरबीसी का मृत्यु भी यकृत और प्लीहा में होता है। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? तो आरबीसी का जो है, आरबीसी का कब्र भी किसे कहते हैं? तो ये यकृत और प्लीहा को कहते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं हमारे साथ में। आपसे पूछे कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और आरबीसी का इसका आकार कैसा होता है? उभयावतल इसका आकार होता है। उभयावतल इसका आकार होता है। लाल रक्त कणिका का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में एक लौह यौगिक पाया जाता है जिसका नाम क्या है? हिमैटिन। इसका नाम हिमैटिन है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। और भ्रूण अवस्था में जब होता है तो इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। और इसकी मृत्यु कहाँ पे होती है? यकृत और आरबीसी की मृत्यु आपसे पूछे कहाँ पे होती है? तो यकृत और प्लीहा में होती है। इस वजह से आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? यकृत और प्लीहा में कहा जाता है। आपसे पूछे कि भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो आप लोग बताएंगे यकृत और प्लीहा में। आपसे पूछे कि आरबीसी का मृत्यु कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा में। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं? तो आरबीसी और प्लीहा को कहते हैं। ठीक, और आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अपवाद स्वरूप जो लामा और ऊंट होते हैं इनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, पढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पे बना हुआ है। सतलुज नदी, ये कहाँ पे? सतलुज नदी पे बना हुआ है। और विश्व का भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में बात करें, ये विश्व का
सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। ठीक, ये सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा गुरुत्वीय बांध है। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे गोविंद बल्लभ पंत सागर, सॉरी गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील के बारे में बात करें तो ये किस नदी पे बनाई हुई है? इस सतलुज नदी पे बनाई हुई है, सतलज नदी पे। और कहाँ पे बनाई गई है गोविंद सागर झील? तो हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। ठीक, तो आपसे पूछे कि सतलुज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतलुज नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? तो मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। और यहाँ पे किस चीज के पास से होता है? तो राकस ताल के पास से, राकस ताल के पास से इसका उद्गम होता है। ठीक, और बात करते हैं यहाँ भारत में प्रवेश कहाँ से? सतलुज नदी भारत में प्रवेश कहाँ से, भारत में इंटर कहाँ से करती है? तो ये सिपकीला दर्रा से भारत में इंटर करती है। कहाँ से? सिपकीला दर्रा से होके भारत में इंटर करती है। और लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपसे पूछे कि लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। सतलुज नदी के किनारे लुधियाना बसा हुआ है। ठीक, और ये सतलुज नदी आगे चल के किस नदी में मिल जाती है? ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक, चिनाब नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे बना हुआ है? सतलुज नदी पे बना हुआ है। उद्गम कहाँ से हुआ था? सतलुज नदी का मानसरोवर के पास से एक राकस ताल है, वहां से हुआ है। भारत में ये सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। लुधियाना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लुधियाना जो है, लुधियाना आपके सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध आपसे पूछे कौन है? तो सतलुज नदी है, सॉरी भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है। और गोविंद सागर झील किस नदी पे बना हुआ है? तो सतलज नदी पे हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। और देखते हैं श्रीलंका को क्या कहते हैं? इसे पूर्व का मोती कहते हैं। पूर्व का मोती आपसे पूछे किसे कहते हैं? तो श्रीलंका को कहते हैं। और श्रीलंका की आपसे पूछे राजधानी क्या है? तो जयवर्धनपुरा कोट्टे इसकी राजधानी है। श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे इसकी राजधानी है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे इसकी राजधानी है। ठीक, और इसमें प्रमुख भाषा कौन सी बोली जाती है? श्रीलंका में प्रमुख भाषा कौन कौन सी बोली जाती है? तो ये तमिलनाडु के समीप है, तो इसलिए इसमें तमिल भी बोली जाती है, तमिल भी बोली जाती है। और यहाँ की जो भाषा है सिंहली, यहाँ पे बोली जाती है। ठीक, सिंहली भी बोली जाती है। और ये कहाँ पे स्थित है श्रीलंका? तो ये भारत के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे? भारत के दक्षिण में स्थित है। और बात करते हैं मन्नार की खाड़ी। और फिर आपसे पूछे कि पाक जल संधि ये कहाँ पे स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में। कहाँ पे स्थित है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सर्वाधिक मान्यता यहाँ पे कौन से धर्म की है? तो यहाँ पे सर्वाधिक मान्यता यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखें श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। श्रीलंका को क्या कहते हैं? पूर्व की मोती कहते हैं। श्रीलंका की प्रमुख भाषा क्या है? तमिल और सिंहली यहाँ की प्रमुख भाषा है। और बात करते हैं इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे श्रीलंका की राजधानी। भारत के दक्षिण में ये स्थित है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में। पाक जल संधि किसके बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, और आपसे पूछे कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है? तो विश्व के क्षेत्रफल का ये 2.42% है। विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और क्षेत्रफल में स्थान भारत का कौन सा है? क्षेत्रफल में जो भारत का स्थान है विश्व में किस नंबर पे आता है? क्षेत्रफल 7वां नंबर पे आता है। कौन कौन सा है? सबसे पहले रूस हो गया, रूस कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। रूस कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। यहाँ पे ये किस नंबर पे है? तो ये आपका ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये आपके 7वें नंबर पे भारत आता है। ठीक,
और आपसे पूछे कि जनसंख्या के मामले में भारत किस स्थान पे है। जनसंख्या भारत की 140 करोड़ है, 140 करोड़ लगभग है, इससे ऊपर ही होगा 140 करोड़। और बात करते हैं यहाँ पे कि विश्व की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है। भारत में 17.7% विश्व की जनसंख्या का भारत में है। और जनसंख्या के मामले में भारत अब प्रथम स्थान पे हो गया है। जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान हो गया है भारत, और सेकंड स्थान जो है वो किसका हो गया है, चीन का। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। विश्व में क्षेत्रफल में स्थान कितना है, 2.42% भारत का क्षेत्रफल है विश्व में। क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। सबसे बड़ा देश है रूस, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चीन, फिर उसके बाद यूएसए यानी अमेरिका, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर उसके बाद भारत है। ठीक, और जनसंख्या के मामले में 140 करोड़ जनसंख्या विश्व में, 17.7% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और भारत जो है विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। दूसरे नंबर पे कौन सा देश है, चीन है। तो इतनी चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। विटामिन की खोज किसने की थी, तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। फंक ने विटामिन दो तरह के होते हैं घुलनशीलता के आधार पे। घुलनशीलता के आधार पे विटामिन दो तरह की होती हैं। एक तो होती है जो जल में घुल जाते हैं, और एक विटामिन होती है जो वसा में घुलते हैं। जल में घुलते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में जो विटामिन घुलते हैं विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये आपके वसा में घुलते हैं। कीड़ा से आप लोग याद रखेंगे, ये विटामिन वसा में घुलते हैं। अब सभी विटामिन को देख लेते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या है, रेटिनाल है। और रेटिनाल यहाँ पे इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम, बी1 का क्या नाम है, थायमीन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन बी1 का थायमीन रासायनिक नाम है। इसके कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। अब विटामिन सी की कमी का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल है। इसके क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है इसका रासायनिक नाम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसकी रासायनिक नाम है। इसका कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है उसको क्या कहते हैं, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, रिकेटस नामक रोग होता है, जिसे क्या कहते हैं, सूखा रोग भी कहते हैं। सूखा रोग भी कहते हैं। अस्थियां प्रभावित होती हैं, ये बच्चों में होता है। और बात करते हैं विटामिन ई का। विटामिन ई का रासायनिक नाम है क्या है, टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल है इसका रासायनिक नाम। और टोकोफेरॉल की बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से जनन क्षमता में क्या होती है, कमी आ जाती है। जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे विटामिन की खोज किसने की थी, फंक महाराज ने की थी। और घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो तरह के, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और विटामिन के ई डी ए किसमें, वसा में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है, कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है, कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है, इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस, इसे सूखा रोग कहते हैं। जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम किसने गिराया था, 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम किसने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। किसने, अमेरिका ने गिराया था। ठीक, और यहाँ पे बताएंगे आप लोग। और 9 अगस्त 1945 को, 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम किसने गिराया था, नागासाकी में भी बम गिरा दिया था। ये भी जापान में ही पड़ता है। तो इसमें बम गिराया था किसने, अमेरिका ने। ठीक, नागासाकी में भी बम अमेरिका ने गिरा दिया था। ठीक, और देख लेते हैं जापान के 4 बड़े द्वीप हैं, कौन से, एक तो आपका हो गया होन्शु द्वीप, एक हो गया होकाइडो, होकाइडो, और कौन सा, क्यूशु और शिकुकु। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यूशु और शिकुकु, ये जापान के 4 बड़े द्वीप हैं। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं, जो होन्शु द्वीप है इस जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। होकाइडो द्वीप पे कौन सा क्या बसा हुआ है, होकाइडो द्वीप पे हिरोशिमा बसा हुआ है। क्या, हिरोशिमा बसा हुआ था, जहाँ पे 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। क्यूशु पे क्या बसा हुआ है, नागासाकी बसा हुआ है क्यूशु पे। ठीक, जहाँ पे 9 अगस्त 1945 को बम गिरा गया था। और शिकुकु क्या है, जापान का सबसे छोटा द्वीप है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं जापान के हिरोशिमा में परमाणु बम कब गिरा, तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। और बात करते हैं 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में बम गिराया गया था, तो ये भी अमेरिका के द्वारा। जापान में 4 बड़े द्वीप हैं, एक तो होन्शु, होकाइडो, शिकुकु और क्यूशु, ये जापान के 4 बड़े द्वीप हैं।
और सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है सबसे, और हिरोशिमा होकाइडो पे बसा हुआ है, क्यूशू नागासाकी क्यूशू द्वीप पे बसा हुआ है, और सबसे छोटा द्वीप जो है वो शिकुकू है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भाषा के आधार पे बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत के भाषा के आधार पे जो बनने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश बना था। भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1945 को बना था। कब? 1 नवंबर 1945 को इसका गठन होता है। आपसे पूछे कि पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है? आपसे पूछे कि पुलिकट झील भारत में कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आपसे कुचिपुड़ी पूछे कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? कुचिपुड़ी आपसे पूछे तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक, आपसे पूछे कि तेलंगाना से आंध्र प्रदेश अलग कब हुआ था? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग कब हुआ तेलंगाना? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, और ये भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था। ठीक, तो देख लेते हैं यहाँ पे साथ में। आपसे पूछे कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। कब बना? 1 नवंबर 1945 को बना। ठीक, 1 नवंबर 1956 को बना था। ठीक, बात करें पुलिकट झील कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुचिपुड़ी झील कहाँ पे? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का है, और तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना कब हुआ? 2 जून 2014 को अलग हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। हरियाणा के जो पहले सीएम राज्यपाल बने थे उनका नाम क्या था? धर्मवीर पाल। ठीक, इनका नाम पहले राज्यपाल का नाम धर्मवीर पाल था, और वर्तमान राज्यपाल जो है हरियाणा में उनका क्या नाम है? बंडारू दत्तात्रेय। ठीक, उनका नाम क्या है? बंडारू दत्तात्रेय इनका नाम है। और आपसे पूछे कि हरियाणा के पहले सीएम कौन थे? हरियाणा के जो पहले सीएम थे उनका नाम क्या था? भगवत दयाल शर्मा। ठीक, भगवत दयाल शर्मा इनका नाम था। और बात करते हैं यहाँ पे वर्तमान सीएम कौन है? हरियाणा के जो वर्तमान सीएम है उनका नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर इनका वर्तमान नाम है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य में है? तो ये भी आप लोग बताएंगे कि सबसे कम जो है लिंगानुपात किस राज्य में है? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। कितना है? तो ये 879 है यहाँ पे लिंगानुपात। 889 यहाँ पे लिंगानुपात है। और सबसे अधिक लिंगानुपात आपसे पूछे किस राज्य में है? अधिक लिंगानुपात पूछे तो ये केरल में है। सबसे अधिक लिंगानुपात कितना है? तो 1084 यहाँ पे लिंगानुपात है। ठीक, 1084 लिंगानुपात है केरल में। और बुनकारों का शहर किसे कहते हैं? बुनकारों का शहर किसे कहते हैं? तो बुनकारों का शहर पानीपत हरियाणा को कहते हैं। किसे? पानीपत हरियाणा को कहते हैं बुनकारों का शहर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये आप लोग जानते ही है कि राष्ट्रीय जो है डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये करनाल हरियाणा में। कहाँ पे? करनाल हरियाणा में स्थित है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, हरियाणा के पहले सीएम धर्मवीर थे और वर्तमान सीएम बंडारू दत्तात्रेय हैं। और पहले सीएम जो है हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। और वर्तमान राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के पहले सीएम का नाम भगवत दयाल शर्मा है। और वर्तमान समय में जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत का राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार हरियाणा था। और कितनी यहाँ पे थी लिंगानुपात? 889 थी। और अधिक सबसे लिंगानुपात वाला राज्य केरल है और 884 यहाँ के है। और सबसे अधिक साक्षरता भी कहाँ पे है? केरल में है। और बुनकारों का शहर किसे कहते हैं? तो पानीपत हरियाणा को कहते हैं बुनकारों का शहर। और राष्ट्रीय डेयरी जो है ये कहाँ पे? करनाल हरियाणा में। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील ये आयरन क्रोमियम निकिल की मिश्र धातु है। किसकी? ये आयरन क्रोमियम और फिर निकिल की ये मिश्र धातु है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आयरन क्रोमियम निकिल की मिश्र धातु होती है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? अभी हमने बताया कि ये कॉपर और टीन की मिश्र धातु होती है। कॉपर एंड टीन की मिश्र धातु होती है। जर्मन सिल्वर, फ्यूज तार, ये भी आप लोग बताएंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन क्रोमियम और फिर निकिल की मिश्र धातु होती है। आयरन क्रोमियम और फिर निकिल की मिश्र धातु। कांसा, कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विश्व का मानक तिथि रेखा। इसे क्या कहते हैं? विश्व का मानक तिथि रेखा कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मानक तिथि रेखा कहते हैं। ठीक, और आपसे पूछे कि 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? इसके मानक समय रेखा कहते हैं। इसको मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी कितना समय लगती है? 1 डिग्री देशांतर घूमने में जो पृथ्वी को कितना समय लगना पड़ता है? तो इसे 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर घूमने में। और 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो क्या है? तो 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर की बात करें तो ये भारत की मानक समय रेखा, क्या? भारत की मानक समय रेखा है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक, और 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो 2 देशांतर के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गोरे। ठीक, 2 देशांतर के बीच की दूरी को कहते हैं गोरे। और पृथ्वी पे कुल देशांतर की संख्या कितनी है? कुल देशांतर की संख्या आपसे पूछी कितनी है? 360 यहाँ पे टोटल देशांतर है। ठीक, तो देख लेते हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और 180 डिग्री जो देशांतर है विश्व का मानक तिथि रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? मानक समय रेखा कहते हैं। और 1 डिग्री देशांतर को घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहते हैं? तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। और बात करें 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। पृथ्वी पे कुल देशांतर की संख्या कितनी है? 360 है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पे हुआ था? तो ये अमृतसर पंजाब में। कहाँ पे? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अमृतसर की स्थापना किसने किया था? आपसे पूछे तो सिखों के जो गुरु थे, गुरु रामदास ने इसकी स्थापना की थी। गुरु रामदास ने इसकी अमृतसर की स्थापना की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे गोली चलाने का आदेश जलियांवाले बाग में, गोली चलाने का जो आदेश है वो जनरल डायर ने दिया था। किसने? जनरल डायर ने दिया था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और इस समय वायसराय भारत के कौन थे? वायसराय इस समय भारत में जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे यहाँ पे वायसराय। और बात करते हैं यहाँ पे जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसे क्या कहते हैं? हंटर समिति। हंटर समिति इसके जांच के लिए बनाई गई थी। किसके? जलियांवाले बाग हत्याकांड के। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1935। इसे 13 अप्रैल को क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाते हैं। और ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। और गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। इस समय वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। और जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम क्या था? हंटर समिति। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। गोली इन्हें कौन मारा था? तो गोली इन्हें नाथूराम गोडसे मारा था। किसने इन्हें गोली कौन मारा था? नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मारा था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पे बनी हुई है? महात्मा गांधी की जो समाधि बनी हुई है विजय घाट में। विजय घाट में इनकी समाधि बनी हुई है। महात्मा गांधी की जो समाधि है उसे कहते हैं विजय घाट। इनकी जन्म कब हुई थी महात्मा गांधी की? तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 में। और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये एक पुस्तक है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो ये पुस्तक जो है ये किसकी है? तो महात्मा गांधी की है। किसकी? महात्मा गांधी की ये पुस्तक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं इनके गुरु का नाम क्या था? महात्मा गांधी के गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या? इनके गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं कि महात्मा गांधी का एक प्रिय भजन भी था। महात्मा गांधी का एक प्रिय भजन था जिसका क्या नाम था? जो वैष्णव जन तो तेनो कहिए, इनका प्रिय भजन था। ठीक, वैष्णव जन तो तेनो कहिए,
और इसके रचनाकार जो है वो कौन है, नरसिंह मेहता। ठीक, इसके रचनाकार कौन है, नरसिंह मेहता इसके रचनाकार हैं। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गौडसे ने इन्हें गोली मारी थी। ठीक, और बात करते हैं समाधि के बारे में, तो विजय घाट में इनकी समाधि स्थित है। 2 अक्टूबर 1869 में सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये महात्मा गांधी ने यहाँ पे लिखा था, पुस्तक इनका है। और प्रिय भजन गांधी जी का है, वैष्णव जन तो तेनो कहिए। और इनके गुरु का नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु का नाम है। और इनके जो फेवरेट भजन है, उनके जो लेखक है नरसिंह मेहता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, इस सारनाथ में दिया था। कहाँ पे, सारनाथ में बुद्ध में अपना पहला उपदेश दिया गया था, जिसे क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक, और बुद्ध ने आपसे पूछे कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, पहला उपदेश पूछे कि, तो आप लोग बताएंगे सारनाथ, लेकिन आपसे पूछे कि सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती में। ये अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे, श्रावस्ती में दिए थे। और किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे, तो ये पाली भाषा में अपना उपदेश दिए थे। और गृह त्याग कब हुई थी, गृह त्याग ये कब हुई थी बुद्ध की, तो वो 29 वर्ष की अवस्था में ये अपने गृह त्याग करते हैं। ठीक, अब गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, यहाँ पे बुद्ध था, यहाँ पे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग एग्जाम में कई बार पूछा गया था कि महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं, महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं, और धर्मचक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसे जो गृह त्याग की घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और जबकि ज्ञान यहाँ पे देह त्याग की घटना जो थी बुद्ध की, जो देह त्याग की जो घटना थी उसे क्या कहा गया, उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या, महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो और उपदेशों का जो संकलन है, बुद्ध के जो उपदेश दिए थे उसका संकलन कहाँ पे मिलता है, तो बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो विनय पिटक में मिलता है। किसमें, विनय पिटक में मिलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। इसे कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए, श्रावस्ती में दिए थे। और किस भाषा में दिए थे, पाली भाषा में। गृह त्याग की घटना बुद्ध की कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक, और देह त्याग की घटना बुद्ध की आपके महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, बुद्ध के जो देह त्याग की घटना है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। उपदेशों का जो संकलन है बुद्ध के सिर्फ विनय पिटक में मिलते हैं। और पाचन का अधिकतम भाग कहाँ पे संपन्न होता है, तो छोटी आंत में पाचन का अधिकतम भाग संपन्न होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आप लोग पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे छोटी आंत में। और आपसे पूछे कि भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, भोजन का जो अवशोषण है वो भी कहाँ पे होता है, तो वो भी छोटी आंत में। कहाँ पे, छोटी आंत में होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करें छोटी आंत की, इसकी लंबाई आपसे पूछे कितनी है, छोटी आंत की लंबाई कितनी है, तो ये आप लोग बताएंगे 1.5 मीटर लगभग। सॉरी, ये इसकी लंबाई अधिक है, यानी कि 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई है, 6 से 7 मीटर। और फीट में पूछे तो 20 फीट लगभग इसकी लंबाई है छोटी आंत की। लेकिन बड़ी आंत वहीं पे पूछे कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 1.5 मीटर। 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि पाचन का अधिकतर भाग कहाँ पे संपन्न होता है, छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। और भोजन का जो अवशोषण है, यानी कि वहाँ पे जो भोजन से जो भी आपके जो पोषक तत्व होते हैं उसका अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई कितनी है, 6 से 7 मीटर या फिर 20 फीट इसकी लंबाई होती है। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। फीट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 4.5 फीट आएगा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज, सर्वाधिक भारत में खाया जाने वाला अनाज चावल है। सर्वाधिक भारत में खाया जाने वाला अनाज चावल है। और चावल का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किन राज्यों में किया जाता है, सर्वाधिक उत्पादन भारत में किन राज्यों में किया जाता है चावल का। देखिए, चावल के मामले में सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चावल का पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान है चावल के उत्पादन में। दूसरे स्थान पे अपना उत्तर प्रदेश, क्या है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे। और तीसरे स्थान पे चावल के उत्पादन में पंजाब है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे।
और यहाँ पे देश, यहाँ पे विश्व में पूछे कि चावल का उत्पादन विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक करता है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा चीन करता है, दूसरे नंबर पे चावल के उत्पादन में भारत राज्य। ठीक, और अब आपसे बताएंगे कि जब आप चावल को पॉलिश करवा देते हैं, पॉलिश करने पे आपके चावल में, पॉलिश करने में चावल में कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो यहाँ पे विटामिन B1 जिसे क्या बोलते हैं थायमिन, ये क्या हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। चावल को यदि आप पॉलिश कर देते हैं तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे विटामिन B1 क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो चावल का कटोरा किसे कहते हैं, तो चावल का जो कटोरा है वो छत्तीसगढ़ को कहते हैं। किसे, छत्तीसगढ़ को कहते हैं चावल का कटोरा। ठीक, और आप लोग से पूछे कि केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, यहाँ पे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके कटक उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे, कटक उड़ीसा में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। और आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान केंद्र है ये मनीला में स्थित है। कहाँ पे, मनीला में स्थित है। ठीक, तो देख लेते हैं। साथ में आपसे पूछे कि भारत में चावल सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है, चावल है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल करता है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। देशों की बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन चीन करता है, दूसरे नंबर पे भारत करता है। चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहते हैं चावल का कटोरा। ठीक, और आपसे पूछे कि पॉलिश करने पे चावल को कौन सा विटामिन यहाँ पे नष्ट हो जाता है, तो विटामिन B1 या फिर थायमिन यहाँ पे नष्ट हो जाता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान के कटक उड़ीसा और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान के मनीला, मनीला कहाँ पे, फिलीपींस में। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी के दिन थल सेना। थल सेना के हेड कौन है, तो थल सेना के हेड है मनोज पांडे। ठीक, मनोज पांडे थल सेना के हेड। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। नौसेना दिवस कौन, विवेक राम चौधरी, सॉरी यहाँ पे आर हरी इसके हेड हैं, आर हरी इसके हेड हैं, आर हरी कुमार इसके हेड हैं नौसेना के। ठीक, और आपसे पूछे कि वायुसेना दिवस कौन कब मनाते हैं, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है वायुसेना दिवस, 8 अक्टूबर। और वायुसेना के हेड कौन है, तो वायुसेना के हेड कौन है, विवेक राम चौधरी। ठीक, विवेक राम चौधरी वायुसेना के हेड है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं। आपसे पूछे कि थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी। थल सेना के हेड कौन है, मनोज पांडे। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर के दिन। और नौसेना के हेड कौन है, आर हरि कुमार। और आपसे पूछे कि वायुसेना दिवस कब मनाते हैं, तो 8 अक्टूबर के दिन। वायुसेना के हेड कौन है, विवेक राम चौधरी। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें और खुश रहें। ठीक, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग से धन्यवाद।